नमस्ते बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक वितान 2 के अध्याय सिल्वर वेडिंग का अध्ययन, जिसके की लेखक श्री मनोहर श्याम जोशी है। यह कहानी 2 पीढ़ियों के बीच अंतराल, उनके विचारों के बारे में प्रस्तुत की गई है। जो कहानी का पात्र है उसके मन में जो अंतर्द्वंद चलता है, यह कहानी पूरी उसके बारे में है। कहानी वैसे तो एक ऑफिस के दृश्य से प्रारंभ होती है, लेकिन हम कहानी का शुरुआत करेंगे इस प्रमुख पात्र। इस कहानी के प्रमुख पात्र है यशोधर पंत, यशोधर बाबू, जिसे कि वाईडी के नाम से भी जाना जाता है। यशोधर पंत मूलतः अल्मोड़ा के रहने वाले थे। उन्होंने वहीं के रेमजे स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के पश्चात वे दिल्ली आए थे। दिल्ली में उन्होंने इस कहानी के एक अन्य प्रमुख पात्र किशनदा के घर में शरण ली थी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से यानी कि अल्मोड़ा साइड से जो भी बच्चे आते थे, उनके रहने का ठिकाना नहीं होने से वो उनके यहाँ रुक जाते थे। वहाँ पर वे सभी मिलजुल कर पकाते और खाते थे। जिस समय यशोधर दिल्ली आए थे उस समय उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तो जब तक नौकरी के लिए उम्र सही नहीं हो, और यशोधर किशनदा के यहाँ रसोईया बनकर रहे, और बाद में किशनदा ने ही उनकी उम्र पूरी होने पर यशोधर को अपने नीचे नौकरी लगाई और दफ्तरी कार्य में उनका मार्गदर्शन किया। यशोधर पंत धार्मिक व्यक्ति थे, सभी का सहयोग करते थे, सादगी पसंद थे, क्योंकि पुराने ज़माने को मानने वाले थे, सादगी पसंद थे, परोपकारी थे, सामाजिक व्यक्ति थे। अपने पुराने नाते रिश्तेदारों से बातचीत करना, उनकी मदद करना, ये उनका कार्य था। और अपने दफ्तर में ये मार्गदर्शन भी करते थे और अपने कार्य में काफ़ी अनुभवी थे। इनको अपनी संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति जो थी, जैसे संयुक्त परिवार वगैरह, ये इनको बहुत प्रेम था और ये उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते थे। यशोधर पंत के 3 लड़के व 1 लड़की थी। बड़ा लड़का भूषण 1500 रुपये मासिक में यानी 1500 रुपये में एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी लग गया था। वो अपने पैसों का काफ़ी रोक जमाता था, क्योंकि उसके जो अभी 1500 रुपये मंथली मिल रहे थे, और यशोधर बाबू अपने रिटायरमेंट के पास आकर उनको 1500 रुपये मिलने प्रारंभ हुए थे। तो घर का सामान लाना, नए ज़माने आधुनिक ज़माने के हिसाब से सामान लाना और आधुनिक रूप से रहना उसका प्रमुख काम था। वो हमेशा उस हिसाब से ही रहता था। ये पूरा नए ज़माने का पक्षधर था। ये भूषण जो उनका बड़ा लड़का था, कभी भी यशोधर के हाथ में पैसे नहीं देता, अपनी नौकरी के जो तनख्वाह मिलती नहीं देता। इसके पैसे सीधे बैंक में जमा होते थे। इनका पैसा खर्च ये अपने घर के सामान लाने में करता था और यशोधर बाबू पर उस पैसों का रोक जमाता था। दूसरा जो बेटा था वो आईएएस की तैयारी कर रहा था। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति लेकर अमेरिका चला गया था। वो वहीं अब वो पढ़ाई कर रहा था। और यशोधर बाबू की जो बेटी थी वो भी अमेरिका जाने की इच्छुक थी। वो भी अमेरिका जाकर पढ़ना चाहती थी। इसीलिए जितने भी रिश्ते आते थे शादी के लिए, ये इन सबको मना कर देती। उनका भी रिश्ता नहीं करना चाहती थी, अभी आप अमेरिका जाकर पढ़ना चाहती थी। यशोधर बाबू की पत्नी अभी बच्चों के कारण नए जमाने यानी आधुनिक युग की पक्षधर हो गई। जिस समय ये शादी करके घर आई थी उस समय ये जो पुराना युग था, पुराने ज़माने के जो मूल्य थे, संयुक्त परिवार, साथ में रहना, रिश्तेदारी, सामाजिक व्यक्तित्व, मिलना जुलना, ये सबकी पक्षधर थी। लेकिन चूँकि बच्चे पढ़ लिख गए थे तो बच्चों के साथ वो भी डल गई और वो आधुनिक युग के अनुसार कपड़े पहनना और उन्हीं के हिसाब से बात करना, रिश्तेदारी जैसे आगे उनके लिए मानना नहीं, तो ये वापस नए युग की जगह पर नए युग में डल चुकी थी। इसीलिए यशोधर बाबू कई बार अपनी पत्नी को चटाई यानी पुराने ज़माने के लहंगा, नए ज़माने का तो पुराने ज़माने में नया रंग
और शानिल बुढ़िया बुढ़ी मुँह मुँहा से लोग करे तमाशे, कई बार ऐसे अपनी पत्नी को कहते थे। पत्नी के साथ इनकी अब कम बनने लगी थी, क्योंकि यशोधर बाबू पुराने ज़माने के पक्षधर थे और इनकी पत्नी आधुनिक ज़माने की पक्षधर हो गई। अब इस कहानी के एक दूसरे पात्र किशनदा, जिनका जिक्र बार बार यहाँ इस कहानी में आता है। किशनदा की मृत्यु हो चुकी है और किशनदा की मृत्यु के संबंध में एक शब्द आता है जो हुआ होगा, इसके बारे में हम सबसे बाद में बात करेंगे। किशनदा ने चूँकि इनकी नौकरी लगी थी और इनका मार्गदर्शन किया था, तो ये किशनदा के पग चिन्हों पर ही चलते थे। यशोधर बाबू हमेशा किशनदा को फॉलो करते थे, क्योंकि किशनदा अविवाहित थे, तो इसके कारण वो बिल्कुल सादगी पसंद, सिंपल कपड़े पहनना, परोपकारी, ऑफिस में रिश्तेदारों की हेल्प करना, सामाजिक व्यक्ति थे, सबके साथ मिलजुल कर रहना, मार्गदर्शन अपने सभी ऑफिस के व्यक्तियों का जो किनको कार्य नहीं आ रहा है, कहीं अटक गए हैं तो वहाँ उनका मार्गदर्शन करना, अपने कार्य में अनुभवी थे, धार्मिक थे, प्रवचन सुनना, भगवान का नाम लेना, सहयोगी बहुत ज़्यादा थे, जो लड़के आते हैं उनका सहयोग करते हैं। जैसे किशनदा की नौकरी भी लगाई थी और ये भी अपनी पुरानी संस्कृति, भारतीय संस्कृति से इनका बहुत प्रेम था, तो ये बार बार इस कहानी में किशनदा का नाम आता है। और कहानी प्रारंभ होती है, यशोधर बाबू ऑफिस में बैठे हैं और वहाँ पर घड़ी देखते हैं। घड़ी में 5:25 हो गए हैं, तो वे दफ्तर के अन्य कर्मचारियों की सुस्ती पर कमेंट्स कहते हुए बोलते हैं कि आप लोगों को देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है, और वे ऑफिस में थोड़ी हास परियास मजाक वगैरह करते हैं। वहाँ पर इनका एक सहयोगी चड्डा थोड़ी बदतमीजी से बात करता है, लेकिन यशोधर बाबू उसकी ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वहाँ पर सहयोगियों का ध्यान उनकी घड़ी की ओर जाते हैं। घड़ी पुराने ज़माने की थी, तो उनको बोलते हैं कि आप पुरानी घड़ी पहने हुए हैं। तो यशोधर बाबू कहते हैं कि ये घड़ी उनको ससुराल में शादी से मिली थी, उनका शादी का उपहार, इसलिए उनको पहनते हैं। और इसी घड़ी की जब बात आती है तो उनको याद आता है कि आज उनका एक सहयोगी मेनन याद दिलाता है कि आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह है, यानी कि सिल्वर वेडिंग है। उनकी शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी, उस शादी को 25 साल हो गए, तो उनको सभी सिल्वर वेडिंग की बधाई देते हैं और सभी पार्टी के लिए कहते हैं कि चूँकि सिल्वर वेडिंग 25 साल पूरे हो गए हैं तो आप हमें पार्टी दें। यशोधर बाबू थोड़ी ना नुक्कर करते हैं और उसके बाद 30 रुपये चाय नाश्ते के लिए देते हैं, लेकिन स्वयं उस पार्टी में सम्मिलित नहीं होते हैं, क्योंकि उनको फिजूल खर्ची पसंद नहीं है। जैसे किशनदा भी, इनके जो गुरु थे, मार्गदर्शन थे, वो भी नहीं करते थे, इसीलिए इन्होंने भी पैसे देके वहाँ से रवाना हो गए। यशोधर बाबू हमेशा ऑफिस से घर पैदल जाते हैं। पैदल जाने की एक कहानी है, पैदल क्यों जाते हैं। ये पहले साइकिल से जाते थे, तो इनके चूँकि बच्चे पढ़ लिख गए, आधुनिक युग की बात करते हैं, आधुनिक समय की बात करते हैं, तो इन्होंने कहा साइकिल पे जाना अच्छा नहीं लगता है, आप स्कूटर ले लें। यशोधर बाबू को स्कूटर बिल्कुल पसंद नहीं है और कार लेने की उनके पास पैसे नहीं है, तो वो इसीलिए पैदल जाना शुरू हो गए कि इससे अच्छा है कि बहस करने से अच्छा है वो पैदल जाना शुरू हो गए। और इनका एक फिक्स रूटीन था, ये ऑफिस से पैदल चलते हुए सीधे पहले बिड़ला मंदिर जाते, बिड़ला मंदिर बाग में बैठ के थोड़ी देर प्रवचन सुनते, भजन सुनते, और उसके बाद वहाँ से पहाड़गंज जाकर सब्जी लेते और हमेशा 8 बजे के बाद ही घर पहुँचते। उस दिन भी ये वहाँ रवाना हुए और वास्तव में उनको अपने घर से जो जो घटनाएं होती है वो उनको रास्ते में याद आती रहती है। जब रास्ते में जाते हैं तो उनको निगाह उस स्थान पर पड़ती है जहाँ कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ पड़ता था और जिसको अब तोड़कर वहाँ पर 6 मंजिलें इमारत बनाई जा रही थी। पहले ये भी वहीं रहते थे दूसरे मकान में, लेकिन जब वहाँ पर नई बिल्डिंग शुरू हुई तो उन्होंने उसी कॉलोनी में नया क्वार्टर ले लिया और वहीं रहने लग गए। किशनदा की जब मृत्यु हुई तो यशोधर बाबू ने किसी से पूछा, उनके रिश्तेदार से पूछा कि मृत्यु का कारण क्या है, तो वहाँ पर वही जवाब आया, जो हुआ होगा। यानी किसी को पता नहीं, क्योंकि रिश्तेदार उनके बच्चे थे नहीं। जो हुआ हुआ शब्द आगे भी 2-3 बार आएगा और कहानी के अंत में भी ये आएगा, जो हुआ होगा, यानी कि पता नहीं क्या हुआ, बस उनकी मृत्यु हो गई।
किशनदा रिटायरमेंट के बाद अपने गांव जाके रहने लग गए थे। अकेलापन उनको खाने लगा था और वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। जब बिरला मंदिर में वे प्रवचन सुन रहे थे तो एक शब्द जनार्दन उनके कान में पड़ा, तो उनको अपने जीजा जी जनार्दन बाबू की, जो कि जनार्दन जोशी है, उनकी याद आई और उनको अपनी बहन याद आई। तो उन्होंने सोचा बैल से मिल लेते हैं। उन्होंने घर पे जब बात की थी तो बड़े बेटे भूषण ने कहा था कि आपको बुआ क्या भेजने के लिए पैसे तो मैं नहीं दूंगा। उनको बात बहुत खराब लगी थी और उस समय अपने बच्चे से नाराज़ भी हुए थे। यशवंत बाबू को यह महसूस होने लगा कि बच्चे उनके अनुकूल नहीं सोचते, इसलिए वे कई बार मैं सब्जी मंडी चले जाते। वहाँ पर ये देखते रहते हैं कि कभी बच्चे ने अपनी तरफ से प्रस्ताव नहीं रखा कि अभी ये दूध और राशन, डिस्पेंस दवा, घर का किराना का सामान, कोयला डिपो, यह सब हम ले आएंगे, लेकिन बच्चे कभी काम में नहीं करते। जब भी इस बारे में बात होती तो बड़ा बेटा भूषण कहता आप नौकर रख लो, और साथ में रौब से कहता नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। जब वहाँ से ही सोचते सोचते जब वो अपने घर पे पहुँचते हैं तो उनको लगा कहीं गलत घर पे तो नहीं आ गए। घर के बाहर एक कार खड़ी, उस पर से कुछ मोटरसाइकिल भी खड़ी है, कुछ लोग विदा ले रहे हैं। बरामदे में देखते हैं कि कागज़ की जाल रहे, गुब्बारे लटक रहे हैं। बेटा अपने बॉस को विदा कर रहा था। अंदर घुसते ही बड़े बेटे ने कहा कि भाई आज सिल्वर वेडिंग है और आज भी आप 8:30 बजे पहुंच रहे हैं। यशवंत बाबू को महसूस होता है कि जब सिल्वर वेडिंग थी, घर पे सबको पता था, तो उन्होंने, घर वालों ने मुझे कभी बताया क्यों नहीं। उनको इस बात का बड़ा अंदर ग्लानि महसूस होती है, गुस्सा महसूस होता है कि जब पार्टी थी तो पहले मुझे बता देते, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। और सभी रिश्तेदार जो वहाँ आए हुए थे उनको हैप्पी सिल्वर वेडिंग बोल के कह रहे थे। बच्चों ने वहाँ केक ला कर रखा था और केक काटने के लिए कहा। पहले तो यशवंत बाबू को केक काटना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा शाम है, शाम से पहले केक नहीं काटते, लेकिन उन्होंने केक काटा, लेकिन उस केक को खाया नहीं क्योंकि उसके अंदर अंडा था। और संध्या की पूजा के बहाने अपने कमरे में चले गए। अब वो बाहर वापस आना नहीं चाहते थे। जैसे ही मेहमान विदा हुए, बच्चों ने कहा कि भाई जो अब गिफ्ट आए हैं, उपहार आए हैं, उनको खोलें। तो उन्होंने कहा भाई तुम ही खोलो, तुम्हारे लिए, मेरे काम के लिए नहीं। तो वहाँ पर उनका बड़ा बेटा भूषण एक बड़ा पैकेट लाया और बोला कि ये आपके लिए है, इसे ले लीजिए। ये ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेना जाते हैं तो फटा हुआ पुराना स्वेटर पहन के जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता है। आप ये ऊनी गाउन पहन के लिए चाहिए। यशोदा बाबू ने जब ये सुना तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा इससे अच्छा कि भूषण यही कह देता कि कल से सुबह दूध लेने मैं जाऊंगा, आप नहीं जाओगे। यह बात उन्हें चुभ गई और उनको उस समय किशनदा याद आए कि जिनकी मौत ऐसे हो गई थी और जहां उन्होंने कहा था जो हुआ होगा। तो जो हुआ होगा से ये अध्याय, ये कहानी ये समाप्त होती है। इस कहानी में एक शब्द बार बार आता है, सम हाउ इम्प्रॉपर, जो कि यशवंत बाबू का तकिया कलाम है। तकिया कलाम यानी कि बार बार बीच में बोलना। जब कभी भी किसी भी निर्णय से यशवंत बाबू असंतुष्ट होते, नहीं मानना होता, उनको समझ में नहीं आ रहा या उनको सही नहीं ठहरा सकते, तो वहाँ पर वो सम हाउ इम्प्रॉपर बोल के चले जाते हैं। यानी कि वो शब्द वहाँ पे काम ले लेते, सम हाउ इम्प्रॉपर। ये शब्द उनको उसी जगह काम लेते जहाँ पर उनको किसी को आधुनिक पीढ़ी के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते, तब ये नए लगाते थे। ये आधुनिक पीढ़ी के नुक्ताचीनी निकालते और वहाँ पर सम हाउ इम्प्रॉपर शब्द बोल देते थे। तो बच्चों, ये था आज का अध्याय सिल्वर वेडिंग। जल्दी ही नए अध्याय के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।